आज हम लोग नेशनल इनकम का एमसीक्यू देखेंगे। तो नेशनल इनकम का एमसीक्यू देखने से पहले बेसिक जो उसका नेशनल इनकम का एक्सप्लेनेशन है उसको देख लेते हैं कि राष्ट्रीय आय क्या होती है। तो राष्ट्रीय आय एक वर्ष की अवधि में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय आय है। जैसे किसी का सालाना पैकेज कितना है, तो अपने देश की कितना सालाना आय है उसी को समझ लीजिए राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब राष्ट्रीय आय की जो परिभाषा है उसमें बेसिक हम लोग तीन चीजें ध्यान देते हैं। एक तो एक वर्ष में इसका गणना करना है, फिर जो भी अंतिम वस्तु होगा और सेवा होगा उसका मौद्रिक मूल्य को जोड़ के राष्ट्रीय आय निकाला जाता। एक वर्ष सरकार का, एक वर्ष मार्च से अप्रैल, अप्रैल मार्च अंतिम वस्तु और सेवा, मतलब कि अगर कोई गुड्स है या सर्विस है तो वो फाइनल गुड्स, जैसे कि मान के चलिए अगर हम ब्रेड का उत्पादन काउंट कर रहे हैं, उससे जो मूल्य आया उसको काउंट कर रहे हैं, तो उसमें हम ब्रेड का अंतिम मूल्य वाले चीजों को ही काउंट करेंगे। अब ब्रेड से पहले अगर गेहूं था, गेहूं के बाद आटा हुआ, तो उसको भी काउंट करेंगे और उसको भी काउंट करेंगे। तो ऐसा नहीं चलेगा। इसमें क्या है, केवल अंतिम वस्तु और सेवाओं को काउंट किया जाता है। फिर तीसरा क्या है इसमें, मौद्रिक मूल्य। तो जिस चीज का मौद्रिक मूल्य है जो पैसे में गिना जा सकता है उसी को राष्ट्रीय आय में काउंट किया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि राष्ट्रीय आय की गणना में किन वस्तुओं के प्रकारों को सम्मिलित किया जाता है। पहला मध्यवर्ती वस्तुएं, दूसरा है प्राथमिक अथवा कच्ची वस्तुएं, तीसरा है पूंजीगत वस्तुएं, और सी और डी है अंतिम वस्तुएं, फाइनल गुड्स। तो इसका आंसर क्या होगा, अभी हम लोग देख लिए कि किसी भी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय आय है। इसका मतलब जो हम आपको अभी बताया कि जो भी वस्तु या सेवा काउंट हो रहा है उसका जो फाइनल गुड्स है वही काउंट होगा, क्योंकि बीच वाला काउंट करेंगे और फिर लास्ट वाला काउंट करेंगे तो एक ही चीज दो बार काउंट हो जाएगा। इसलिए हमेशा फाइनल गुड्स को काउंट किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर फाइनल गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है। तो ये क्वेश्चन जब 2013 में आया था तो इसका आंसर था सीएसओ, लेकिन अब चेंज हो गया। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, सीएसओ प्लस एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन को 2019 में विलय करके नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बनाया गया, जो अब राष्ट्रीय आय को काउंट करती है। लेकिन अगर एग्जाम में आ गया आपसे कि राष्ट्रीय आय को कौन आकलन कौन करता है राष्ट्रीय आय का, तो अगर सीएसओ है तो सीएसओ मार दीजिएगा, लेकिन अगर चेक कर लीजिएगा एनएसओ है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, तो एनएसओ अभी करंट में इसका आंसर होगा। तो थोड़ा सा देख लेते हैं सीएसओ के बारे में। तो सीएसओ क्या है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1951 में, और जो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में स्थित है। और औद्योगिक सांख्यिकी शाखा, स्टैटिकल विंग्स, जो इंडस्ट्रियल स्टैटिकल विंग्स है वो मुख्यालय कोलकाता में। लेकिन वर्तमान में क्या हुआ, सीएसओ और एनएसएसओ का विलय करके अब जो गठित किया गया है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। अब राष्ट्रीय आय का जो आकलन है वो एनएसओ करती है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड तीसरा क्वेश्चन क्या है कि भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान किसके द्वारा निकाला जाता है। तो इसको तो हम लोग देख लिए, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ, तो याद रखना है। अब क्या है कि जीएनपी एवं एनएनपी का अंतर किसके बराबर होता है। पहले इसको थोड़ा सा जान लेते हैं कि जीएनपी और एनएनपी होता क्या है। तो देखिए, राष्ट्रीय आय का जब हम लोग गणना करते हैं, राष्ट्रीय आय देख लिए। अब राष्ट्रीय आय को जब गणना करता है तो दो आधार पर इसकी गणना की जाती है। पहला क्या, भौगोलिक आधार, और दूसरा राजनीतिक आधार। तो भौगोलिक आधार इसमें समझिए, भौगोलिक मतलब क्या हो गया कि अपने देश की भौगोलिक सीमा के अंदर जो भी देशी है चाहे विदेशी हो, जो बाहर से भी आके काम कर रहे हैं, उनका जो उत्पादन होगा वो हमारे भौगोलिक आधार पे जीडीपी में काउंट होगा, वो राष्ट्रीय आय का एक आधार है।
दूसरा राजनीतिक आधार क्या है, नेशनलिटी की बात करता है, जो हमारे देश में नहीं है लेकिन जो हमारे देश के नागरिक है वो कहीं बाहर जाके काम कर रहे हैं, कोई उत्पादन कर रहे हैं, तो उनका जो आय होगा वो हमारे जीएनपी में, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में काउंट होगा, वो भी हमारा एक राष्ट्रीय आय की अवधारणा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए कि जैकलिन फर्नांडिस श्रीलंका की है लेकिन भारत में आके काम कर रही है, बॉलीवुड एक्ट्रेस है, तो उनके द्वारा जो भी उत्पादन किया जाएगा वो हमारी भौगोलिक आधार पे जीडीपी में काउंट होगा। जैसे जीडीपी का क्या फॉर्मूला होगा, सकल घरेलू उत्पाद, इसका फॉर्मूला होगा जिक जैम। इसमें सी क्या है, कंजम्पशन से उपभोग, आई इन्वेस्टमेंट, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्स एक्सपोर्ट और आई इंपोर्ट। ठीक है, तो जीडीपी में जीडीपी का जो फॉर्मूला होगा वो सी आई जी प्लस एक्स माइनस एम होगा। एक्स माइनस एम क्या है, शुद्ध विदेशी प्राप्त आय। ठीक है, जो एक्सपोर्ट किए हैं और जो इंपोर्ट किए हैं, मतलब जो निर्यात आयात से जो हमको प्राप्त हुआ तो उसी को शुद्ध विदेशी आय समझ लीजिए। ये जीडीपी हो गया। और जीएनपी क्या हुआ कि जो हमारा नेशनलिटी की बात कर रहा है, देश के नागरिकों द्वारा देश की भौगोलिक सीमा और विदेशों में जो अर्जित आय है उसको जोड़ के जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात करते हैं। जैसे कि हमारे देश की प्रियंका चोपड़ा हॉलीवुड एक्ट्रेस है, वो अब जाके बाहर काम कर रही है, तो उनका जो इनकम काउंट होगा वो हमारे जीएनपी में काउंट होगा। जीएनपी का फॉर्मूला देख लीजिए, जीएनपी का फॉर्मूला होगा जीडीपी प्लस माइनस नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रोड। ठीक है, ये काउंट होके हमारा जीएनपी ज्ञात हो जाएगा। तो आप समझ गए नेशनल इनकम क्या है। नेशनल इनकम सालाना जो हमारा देश में अंतिम वस्तु और सेवा को उत्पादन का जो मौद्रिक मूल्य है उसको जोड़ के जो प्राप्त हुआ वो राष्ट्रीय आय है। राष्ट्रीय आय की गणना दो आधार पे की गई, एक भौगोलिक आधार पे, मतलब देश की भौगोलिक सीमा में, चाहे वो देश का हो चाहे विदेशी, उसके द्वारा जो भी उत्पादन किया जा रहा है वो हमारे जीडीपी में काउंट होगा। दूसरा है राजनीतिक, जो हमारा नेशनलिटी रखा हुआ, जो हमारे नागरिक हैं, अगर वो विदेश में भी जाके काम कर रहे हैं तो उनसे जो अर्जित आय हमारे यहाँ आ रही है उसको कहाँ काउंट करते हैं, जीएनपी में। ठीक है, तो याद रखिएगा जीडीपी और जीएनपी। अब क्या है कि जीडीपी को, ये तो जीडीपी निकल गया, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। जिस तरह से हम लोग का कोई आय प्राप्त होती है, एकदम सकल टोटल प्राप्त होती है, उसमें हम लोग बोलते हैं ना काट पीट के कितना बचा, नीट कितना बचा, तो उसी तरह इसमें क्या होगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के लिए क्या, जीडीपी में जितना हुआ उतना माइनस डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन क्या है, मूल्यह्रास। मूल्यह्रास का मतलब समझ लीजिए पूंजीगत घसावट। जैसे कि कोई मशीन या फिर कोई गाड़ी वगैरह हम रखते हैं तो उसका जो सालाना कभी उसमें सर्विसिंग चार्ज लग गया, उसका जो घिसावट हो गया, उसमें ग्रीसिंग वगैरह में जो चार्ज है उसको तो उसमें माइनस करना पड़ेगा ना। तो नेट एकदम चोखा निकालने के लिए क्या करना है, जो हमारा दिया वो उसमें डिप्रिसिएशन माइनस कर देना। कोई भी फॉर्मूला में नेट आ जाए डिप्रिसिएशन माइनस कर देना। उसी तरह जीएनपी को जब हम लोग नेट में निकालेंगे तो एनडीपी, सॉरी एनएनपी, तो एनएनपी में क्या हुआ, जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन, इससे हमारा एनएनपी निकल गया। एन नेट निकालना है, डिप्रिसिएशन मूल्यह्रास को माइनस कर देना। मूल्यह्रास क्या है, पूंजीगत घिसावट है। ठीक है, मशीनी घिसावट समझ लीजिए, मशीनी टूट फूट। ठीक, अब ये क्या होता है ना, ये मार्केट प्राइस में काउंट होता है, एक बाजार कीमत में काउंट होती है ये सभी चीजें। लेकिन जब इसका फैक्टर कॉस्ट निकाला जाता है तो इसमें क्या करना है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करना है और सब्सिडी को प्लस कर देना। ठीक है, तो जो क्वेश्चन था हम लोगों का इसी से रिलेटेड था कि जीएनपी और एनएनपी का अंतर बताना है। जीएनपी और एनएनपी का अंतर। अब जीएनपी और एनएनपी का अंतर डिप्रिसिएशन हो सकता है, जाहिर सा बात है। एनएनपी का जो फॉर्मूला हम आपको बताए थे, एनएनपी में क्या था भैया कि जीएनपी जो ग्रोस है, सकल है, उसमें डिप्रिसिएशन माइनस कर दिए।
अब या तो ये इधर चला गया या वो उधर चला गया, आंसर तो डिप्रिसिएशन ही आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, पूंजी में घिसावट डिप्रिसिएशन। ठीक है, तो इसको हमेशा याद रखना फॉर्मूला को, कि जब भी किसी का ग्रोस को नेट में निकालना है तो उसमें क्या करना है, उसमें हम लोग को डिप्रिसिएशन को माइनस कर देना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है कि एक देश की राष्ट्रीय आय कब बढ़ेगी, जब विदेशी सहायता प्राप्त होगी तब, कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी तब, कपड़ों पे केंद्र उत्पादन शुल्क की दर में वृद्धि होगी तब, या फिर गेहूं पर एक आर्थिक सहायता दी जाती है तब। हम आपको क्या बताएं, किसी भी देश का राष्ट्रीय आय कब बढ़ेगा। राष्ट्रीय आय का एक्सप्लेनेशन यही था कि भैया एक देश में, जो एक देश से एक वर्ष की अवधि में जितना भी वस्तु और सेवा का उत्पादन हुआ उसको काउंट किए, तो उससे हमारा राष्ट्रीय आय निकला। तो राष्ट्रीय आय में उसी को काउंट करेंगे जो इस साल का उत्पादन बढ़ाया हमारा। तो यहाँ में से किन सब चीजों से हमारा उत्पादन बढ़ा, एग्रीकल्चर सेक्टर में उत्पादन बढ़ा, तो आंसर बी हो जाएगा। उत्पादन, कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी तो जाहिर सा बात है प्रोडक्शन में वृद्धि होगा, पैसा आएगा, तो इससे हमारा राष्ट्रीय आय बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय व्यय में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं, जैसे उपभोग व्यय, निवेश व्यय, राजकीय व्यय या उपयुक्त सभी। अधिकतर सब एग्जाम में जब उपयुक्त सभी होता है तो आंसर उपयुक्त सभी हो जाता है, लेकिन यहाँ देख लेना हम लोग को कॉन्सेप्ट की क्या है कि राष्ट्रीय आय का जो गणना होता है वो तीन तरीके से होता है। एक होता है आय विधि द्वारा, यानी इनकम मेथड द्वारा, एक उत्पादन विधि द्वारा, और एक व्यय विधि द्वारा, एक्सपेंडिचर मेथड। तो जो इनकम मेथड है, जाहिर सा बात है जो ग्रोस नेशनल इनकम होगा, टोटल जो इनकम होगा वो भी हमारी राष्ट्रीय आय होगी। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, विप्र। विप्र क्या है कि जाहिर सा बात है कोई काम किया होगा आदमी, उसको वेज मिला होगा, मजदूरी मिला होगा, जो लोन दिया होगा उसको इंटरेस्ट मिला होगा, जो काम किया होगा पूंजी दिया होगा उसको प्रॉफिट और रेंट, इस सबको काउंट कर दीजिएगा। तो जो हमारा ग्रोस नेशनल इनकम है, टोटल जो आय है, जितना इनकम प्राप्त हुआ वो क्या हो गया हमारा आय विधि से, पूरे साल का नेशनल इनकम निकाल गए। फिर प्रोडक्शन मेथड में क्या होता है कि जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है प्लस सेकेंडरी सेक्टर प्लस टर्सरी सेक्टर, तीनों सेक्टर में जितना भी उत्पादन हुआ उसको काउंट कर दिए, तो उससे भी हमारा नेशनल इनकम निकल जाएगा। फिर तीसरा क्या हुआ, तीसरा हमारा एक्सपेंडिचर मेथड है। तो जाहिर सा बात है जो भी हमारा व्यय होगा, जो जीडीपी में था, या तो हमारा व्यय कंजम्पशन में होगा या इन्वेस्टमेंट में होगा, या फिर गवर्नमेंट को जो टैक्स दिए, तो गवर्नमेंट जो हमारे लिए परियोजना योजना चलाई, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हुआ वो जी होगा, प्लस जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होगा उससे हमारा व्यय विधि द्वारा निकल जाएगा नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम को जो गणना की जाती है उसको जिस मेथड से गिना जाता है वो तीन मेथड होते हैं। ठीक है, एक होता है आय विधि, दूसरा व्यय और तीसरा प्रोडक्शन मेथड। तो तीनों में क्या है, आय विधि में क्या है कि विप्र, जो नेशनल इनकम है, ग्रोस नेशनल इनकम है टोटल, उसको आय विधि द्वारा जोड़ के हम निकाल लिए कि नेशनल इनकम कितना। उत्पादन विधि प्रोडक्शन मेथड में जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर में जितना भी उत्पादन हुआ उसको सभी उत्पादन को जोड़ दिया, तो उससे भी हमारा नेशनल इनकम काउंट हो गया। और जीडी व्यय विधि एक्सपेंडिचर मेथड में क्या हुआ कि जाहिर सा बात है कि जो पैसा हम कमाए कहीं ना कहीं तो खर्च करेंगे। तो एक्सपेंडिचर मेथड का मतलब समझ लीजिए जीडीपी में कि या तो जो कमाए होंगे उसको कंजम्पशन कुछ उपभोग किए होंगे, या इन्वेस्टमेंट किए होंगे, या फिर गवर्नमेंट जो टैक्स ली होगी तो उसको गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के द्वारा गवर्नमेंट अपना काम में ली होगी। फिर जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से जो प्राप्त हुआ होगा उत्पादन, वो हमारा क्या होगा, उत्पादन मेथड के द्वारा हम लोग काउंट कर लेंगे नेशनल इनकम। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे कि जो राष्ट्रीय व्यय में कौन सा चीज शामिल होता है, तो जाहिर सा बात है राष्ट्रीय व्यय में हमारा
या तो इसको जीडीपी पढ़िए या फिर इसको ग्रोस नेशनल एक्सपेंडिचर भी पढ़ सकते। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या काउंट होगा, अभी आपको बताया सी है, ई आई है और ई जी है, सी प्लस आई प्लस जी, तो उपयुक्त सभी होगा आंसर, जाहिर सा बात है। तो इसको हमको याद रखना है। अब क्या है, वास्तविक जीडीपी की गणना किस कीमत पर की जाती है? तो वास्तविक जीडीपी की गणना, जाहिर सा बात है कि अगर मान के चलिए एक पेन होगा जिसकी कीमत 2011-12 में 5 रुपए थी, ठीक है, 2011-12 में 5 रुपए थी, लेकिन फिर उसी पेन की कीमत 10 रुपए हो गई, ठीक है, अभी के टाइम में 2024 में। पेन वही, उत्पादन उतनी ही संख्या में, लेकिन उसकी कीमत में क्या हुआ, महंगाई आ गई। एक पेन पहले 5 में मिल रहा था 2011-12 में, अभी कहाँ मिल रहा है, 10 रुपए में। तो यहाँ तो उत्पादन तो वही है, बस क्या हुआ कि महंगाई आ गई, चीज़ों के दाम बढ़ गए। तो इसको क्या किया जाता है, इसको जब एडजस्ट किया जाता है जीडीपी निकालने के लिए कांस्टेंट प्राइस पे, रियल जीडीपी हम लोगों को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि इसको आप देखिएगा तो लगेगा कि जीडीपी बढ़ गया, लेकिन जीडीपी बढ़ा हुआ तब माना जाता है जब उसको रियल प्राइस में, जब कांस्टेंट प्राइस में एडजस्ट, इन्फ्लेशन एडजस्ट करके जब हम निकालते हैं तो उसको रियल जीडीपी कहते हैं। एकदम रियल है, क्योंकि इसमें क्या हुआ, जीडीपी में हम लोग देखते हैं कितना उत्पादन बढ़ा, अब यहाँ उत्पादन वही है, बस कीमत बढ़ गया तो लग रहा है कि जीडीपी बढ़ा हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको इन्फ्लेशन से, महंगाई दर से एडजस्ट करते हैं, कांस्टेंट प्राइस में एक स्थिर कीमत पर उसका रियल जीडीपी प्राप्त करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं 2011-12 अभी का बेस ईयर है। इस बेस ईयर में जिस चीज का जितना उत्पादन होगा, जो कीमत होगी, उसी को इससे एडजस्ट करके निकाला जाता है रियल जीडीपी। तो क्या किया जाता है, प्राइस को कांस्टेंट मान लिया जाता है, कीमत को स्थिर मान लिया जाता है। नहीं तो लगेगा कि इन्फ्लेशन में, महंगाई दर में कि जीडीपी बढ़ गया। तो इसका आंसर जाहिर सा बात है बी होगा, कि जो वास्तविक जीडीपी की गणना किसमें की जाती है, तो कांस्टेंट प्राइस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, जीएनपी एवं जीडीपी में अंतर बताएं। अभी हम आपको बता दिए थे कि नेशनल इनकम, जो राष्ट्रीय आय, उसको दो आधार पर पढ़ा गया था, भौगोलिक आधार और दूसरा राजनीतिक आधार। ठीक, तो इसमें क्या पढ़े थे कि अपने देश की भौगोलिक सीमा के अंदर जो भी देशी हो चाहे विदेशी हो, उनके द्वारा उत्पादित वस्तु और सेवा हमारा क्या हुआ, जीडीपी हुआ। ठीक है, और राजनीतिक हमारे नेशनलिटी की बात थी, तो इसमें क्या था, जीडीपी प्लस जो नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रोड, जो विदेशों से शुद्ध प्राप्त आय है उससे काउंट कर लिए, प्लस माइनस जितना भी पॉजिटिव नेगेटिव हुआ उसको काउंट करके हम लोग निकाल लिए जीएनपी। तो इसमें क्या पूछ रहा है आपसे कि जीएनपी और जीडीपी में अंतर क्या होगा, तो ये वाला हो गया, इसमें जीएनपी भी है और जीडीपी है, इसका अंतर क्या होगा, एनएफआई है। तो ये हो गया विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। आंसर निकल गया ना, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि राष्ट्र, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया कि राष्ट्रीय आय समिति 1949 के अध्यक्ष कौन थे। तो ये हिस्ट्री से संबंधित है, तो हिस्ट्री से संबंधित देख लीजिए कुछ। हाँ, तो जो ऐतिहासिक क्रम है राष्ट्रीय आय से संबंधित, तो राष्ट्रीय आय का जो सबसे पहले अवधारणा था वो विलियम पेटी दिए थे। ठीक है, पहला जो अवधारणा था, पहला अवधारणा विलियम पेटी, विलियम पेटी। फिर क्या हुआ, उसके बाद राष्ट्रीय आय, आर्थिक वृद्धि की गणना के लिए जो राष्ट्रीय आय को सबसे पहले प्रयोग किए थे वो थे साइमन कुजनेट्स। फिर हमारे देश में स्वतंत्रता से पहले राष्ट्रीय आय की जो गणना हुई थी प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए, वो किए थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, उस समय हम लोग का जो प्रति व्यक्ति आय था वो महज 20 रुपये थे। ये है दादा भाई नौरोजी, इनको द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। फिर स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, राष्ट्रीय आय समिति गठित की गई 1949 में,
जिसके अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे। पीसी महालनोबिस वही है जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल जिनके आधार पर बना। तो स्वतंत्रता के बाद जो राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी राष्ट्रीय आय समिति द्वारा 1949 में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में। ठीक है, फिर जो वर्तमान में अभी राष्ट्रीय आय का गणना होता है, आपको बता दिए कि सीएसओ और एनएसएसओ को 2019 में विलय करके एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बनाया गया। अब राष्ट्रीय आय का गणना और अनुमान वही लगाएगा, तो याद रखना है इसको। तो इसका आंसर क्या होगा? पीसी महालनोबिस। अब क्या है कि निम्न में से कौन सा एक फ्लो वेरिएबल नहीं है, प्रवाह चर नहीं है? तो पहले जान लीजिए कि दो चर होते हैं, एक होता है स्टॉक और एक होता है फ्लो। ठीक है, तो स्टॉक क्या होता है कि कोई भी चीज को जब मेजर करते हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम में, तो उसको बोलते हैं स्टॉक। अब बातचीत की भाषा में भी कोई भी चीज को बोलते हैं ना कितना स्टॉक है। तो वही चीज है कि जिस तरह नदी से जो पानी बह के जाता है उसको बोलते हैं फ्लो वेरिएबल। और जब नदी जाके जब किसी रिजर्वायर बांध में मिल गया तो उसको क्या बोलते हैं? वहां पानी जमा हो गया, स्टॉक हो गया। तो जब हम किसी चीज को एज अ पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर करते हैं तो वो हो गया स्टॉक। लेकिन जब किसी चीज को मेजर करते हैं एक पीरियड ऑफ टाइम में तो उसको कहते हैं फ्लो। जैसे कि नदी में जो पानी बह रहा है वो हमेशा फ्लो वेरिएबल है, फ्लो बह रहा है। और जब जाके रिजर्वायर में स्टॉक हो जा रहा है तो वो स्टॉक वेरिएबल है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल वाटर ऑफ रिजर्वायर और वाटर ऑफ रिवर। वाटर ऑफ रिवर क्या हो गया? फ्लो वेरिएबल। और वाटर ऑफ रिजर्वायर स्टॉक वेरिएबल। उसी तरह जो हमारा नेशनल इनकम, जो राष्ट्रीय आय है, वो भी एक फ्लो वेरिएबल है। जैसे कि इनकम आपका या तो बढ़ेगा या घटेगा। अगर आपके पास इनकम है तो जाहिर सा बात है वो हमेशा कुछ ना कुछ बढ़ रहा होगा या कुछ कुछ घट रहा होगा, वो स्थिर नहीं होगा। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फ्लो वेरिएबल। अब इसमें क्या आंसर हो जाएगा? जाहिर सा बात है कि जो कैपिटल है, कैपिटल एक फ्लो वेरिएबल नहीं है। अब इसमें समझने वाली बात है कि कैपिटल और इन्वेस्टमेंट क्या होता है। कैपिटल क्या होता है? जैसे कि मान के चलिए एक दर्जी, टेलर के पास 5 सिलाई मशीन है, तो क्या हुआ? 5 सिलाई मशीन उसका कैपिटल है, एक स्टॉक है। लेकिन उसके पास ज़्यादा डिमांड आ गई, ज़्यादा लोग उसके पास सिलाई के लिए कपड़े दिए, तो उसको सडनली एक और लेके आना है सिलाई मशीन, तो वो क्या हो गया? उसका इन्वेस्टमेंट हो। इन्वेस्टमेंट क्या हो गया? फ्लो वेरिएबल। और जो हमारा पूंजी है वो हो गया स्टॉक वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक प्रवाह चर नहीं है वो है पूंजी, क्योंकि इनकम क्या है? इनकम या तो हमेशा बढ़ते रहता है या घटेगा या बढ़ेगा, स्थिर नहीं रह सकता, तो स्टॉक वेरिएबल में नहीं आएगा। उसी तरह सेविंग, जब इनकम बढ़ घट रहा है तो सेविंग का भी वही कंडीशन होगा, या तो बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा। फिर एक्सपेंडिचर भी वही चीज है कि या तो ये हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा, या फिर कम हो रहा होगा, जो भी हो, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो। तो ये सारे वेरिएबल फ्लो वेरिएबल थे, लेकिन पूंजी है वो फ्लो वेरिएबल नहीं है। ठीक, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है नेशनल इनकम में कि जो राष्ट्रीय आय है वो किस तरह का चर, तो आपको बताना है कि वो फ्लो वेरिएबल, एक प्रवाह चर है। निम्न में से कौन गैर आर्थिक क्रियाकलाप का एक उदाहरण है? एक है, एक अध्यापक स्कूल में पढ़ाता है। अब जब अध्यापक स्कूल में पढ़ाता है तो उसको सैलरी मिल रही है, और जब पैसा मिल रहा है तो नेशनल इनकम में काउंट होगा। तो ये एक उदाहरण नहीं, गैर आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण नहीं है। एक माली बगीचे में काम कर रहा है, बगीचा में माली काम कर रहा है, तो ये उसको जो सैलरी मिल रही है वो नेशनल इनकम में काउंट होगी, तो वो भी गैर आर्थिक चर नहीं है। एक माँ अपनी बच्ची को होमवर्क में मदद करती है। अब जब मम्मी बच्चों को होमवर्क में मदद करती है तो उसके बदले उनको पैसा मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो वह गैर आर्थिक चर है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, नेशनल इनकम में हमेशा उसी को काउंट करना है जिसका मौद्रिक मूल्य है। इसको हमेशा याद रखिएगा। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक योगदान देता है? एग्रीकल्चर सेक्टर, उद्योग, अवस्थापना और सेवाएं। आपको पता है कि प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर है, प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर है, उद्योग सेकेंडरी सेक्टर है,
और सेवा टर्सरी सेक्टर है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। और जो अभी के टाइम में सबसे ज्यादा योगदान दे रही है जीडीपी में, वो कौन है? सर्विस सेक्टर, सेवाएं। तो इसका आंसर क्या होगा? सेवा। अब क्या है, भारत में लोगों की अधिकांश संख्या कहाँ लगी हुई है? एग्जामिनर आपको इसी तरह ट्रिक करेगा। वहां पे क्या आंसर था? जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान किसका? लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि भारत में लोगों की अधिकांश संख्या किसमें लगी हुई है? तो सबसे ज्यादा लोग जो लगे हुए हैं वो प्राइमरी सेक्टर में, एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में। अब क्या है कि एक देश में प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है, ये क्वेश्चन मैथ का है। अब मान के चलिए जो नेशनल इनकम है, जो पूरे देश की आय, उसमें पॉपुलेशन को, जो टोटल जनसंख्या उसको भागा दे देंगे तो हमारा पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा ना। पर व्यक्ति जितना कितना इनकम है, वो जाहिर सा बात है ऐसे निकल जाएगा कि पूरे देश का जितना इनकम है उससे पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया तो पर कैपिटा इनकम निकल गया, प्रति व्यक्ति आय निकल गया। तो वही चीज पूछ रहा है कि एक देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है। तो ऑप्शन है निवल राष्ट्र उत्पाद को कुल जनसंख्या से भाग देके, सकल राष्ट्र उत्पाद को कार्यशील जनसंख्या से भाग देके, राष्ट्र घरेलू आय को परिवारों की संख्या से भाग देके, या फिर राष्ट्र आय को कार्यशील जनसंख्या से भाग देके। अलग अलग टाइप का ऑप्शन दे दिया है, लेकिन आंसर क्या होगा? जो भी हमारा निवल राष्ट्र उत्पाद होगा उसमें जो कुल जनसंख्या उसको भाग देके हम लोग को प्रति व्यक्ति आय निकल गया, पर कैपिटा इनकम निकल गया। अब क्या है कि ग्रीन नेशनल अकाउंटिंग मतलब हरित राष्ट्र लेखांकन में क्या मापा जाता है? राष्ट्र में पर्यावरण क्षति को, राष्ट्र संसाधनों पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को समायोजित करते हुए राष्ट्र उत्पादन को, सी है राष्ट्र की कृषि शक्ति को, डी है देश के खाद्यान्न उत्पादन की क्षमता को। तो क्या होता है ग्रीन नेशनल अकाउंटिंग में, जो हमारे देश को विकास करने के लिए जितना उत्पादन के लिए हम लोग पर्यावरण पे निर्भर होते हुए उसका संसाधन यूज करें, तो उससे जो हमारा पर्यावरण पे नकारात्मक प्रभाव है उसको माइनस करके ग्रीन नेशन अकाउंटिंग निकाला जाता है। तो इसका आंसर जाहिर सा बात है कि राष्ट्र संसाधनों पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को समायोजित करते हुए राष्ट्र उत्पाद निकालना। ठीक है, तो ये ग्रीन नेशन अकाउंटिंग में इन्हीं चीजों को काउंट किया जाता है। अब क्या है कि पर्सनल इनकम किसके बराबर होता है? जो व्यक्तिगत आय है उसका फॉर्मूला पूछ रहा है आपसे। तो ऑप्शन क्या है इसमें? सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस ह्रास, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद माइनस टैक्स, सी है राष्ट्रीय आय हस्तांतरण भुगतान प्लस अवितरित लाभ एवं निगम कर, और डी उसी तरह है, जो राष्ट्रीय आय है हस्तांतरण भुगतान में माइनस किया है अवितरित लाभ और निगम कर। तो उससे पहले हम लोग प्राइवेट इनकम और पर्सनल इनकम को जान लीजिए, तब आपको समझ में आएगा। एक प्राइवेट इनकम क्या होता है कि निजी क्षेत्र में समस्त स्रोतों से जो आय प्राप्त होती है, एक वर्ष में जो निजी सेक्टर है उससे जो आय प्राप्त होती है उसको प्राइवेट इनकम कहते हैं। अब प्राइवेट इनकम को निकालने का जो फॉर्मूला है, प्राइवेट इनकम में एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट ही नेशनल इनकम होता है। अब इसमें जो ट्रांसफर पेमेंट है, मतलब कि जो हस्तांतरण भुगतान है जैसे कि दान है, उपहार, स्कॉलरशिप है, ये ट्रांसफर पेमेंट है। अब किसी भी व्यक्ति का पर्सनल इनकम, सॉरी प्राइवेट इनकम में आप इतना समझ लीजिए कि अगर हमको कोई स्कॉलरशिप देता है वो भी तो मेरा इनकम में प्राइवेट इनकम में काउंट होगा ही। तो वही चीज़ है ट्रांसफर पेमेंट। फिर है आईपीडी, सार्वजनिक ऋण पर ब्याज। अब ऋण दिए हैं और उस पर ब्याज मिल रहा है, वो भी तो मेरा इनकम ही है। फिर है सीएसएस, सामाजिक सुरक्षा अनुदान। अब हम सामाजिक सुरक्षा के लिए बीमा लिए, बीमा में हमारे हाथ से पैसा निकल गया तो उसको तो माइनस करना पड़ेगा प्राइवेट इनकम निकालने के लिए। फिर क्या है पीपीयू, सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त आय, इसको भी माइनस करते हैं तो ये हमारा प्राइवेट इनकम निकल गया। प्राइवेट इनकम में क्या क्या आया? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस ट्रांसफर पेमेंट, आईपीडी माइनस सीएसएस और पीपीयू, इससे हमारा प्राइवेट इनकम, निजी इनकम निकल गया। उसी तरह पर्सनल इनकम क्या होता है कि वह हिस्सा जो लोगों को मिलता है पर्सनली, तो उसको क्या कहते हैं? पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम का फॉर्मूला एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ट्रांसफर पेमेंट, आईपीडी, और इसमें यूसीपी और सीपीटी सीएसएस को माइनस किया जाता है।
एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, नेशनल इनकम, ट्रांसफर पेमेंट, हस्तांतरण भुगतान आपको बताएं, दान, उपहार, स्कॉलरशिप। फिर आईपीडी भी हम आपको बता रहे हैं, जो सार्वजनिक ऋण है उस पर ब्याज। फिर अवितरित लाभ है, अवितरित लाभ या फिर जो टैक्स है, निगम लाभ कर, उसको जो टैक्स दिए वो भी हमारे यहाँ से पासा निकल गया, तो जाहिर सा बात हो माइनस होगा। और जो सामाजिक सुरक्षा अनुदान है, जैसे कि बीमा, बीमा कराते हैं कि सुरक्षा लेते हैं, तो बीमा कराने के दौरान हमारे हाथ से पैसा निकल गया, तो वो भी कहाँ काउंट होगा, हमारा माइनस होके काउंट होगा पर्सनल इनकम में। तो ये पर्सनल इनकम और प्राइवेट इनकम का फॉर्मूला है, इसको याद रखना पड़ता है। अब हमसे पूछा है कि पर्सनल इनकम का आय है किसके बराबर होगा, तो जाहिर सा बात है हम आपको बताएं एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस टीपी, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस जो ट्रांसफर पेमेंट था, चाहे वो स्कॉलरशिप, उपहार, अनुदान किसी भी तरह से मिला, और जो हमारा अवितरित लाभ था और निगम टैक्स था, जो अवितरित लाभ था और जो टैक्स था उसको माइनस किए थे, तो उससे हमारा निकल गया था पर्सनल इनकम। तो इसका आंसर जाहिर सा बात है डी होगा। राष्ट्रीय आय में जो ट्रांसफर पेमेंट है प्लस और जो अवितरित लाभ है वो निगम कर है वो माइनस हो जाएगा, और उससे हमारा व्यक्तिगत आय प्राप्त हो जाएगा। तो इन्हीं चीजों को राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय आय में पढ़ा जाता है। हालांकि राष्ट्रीय आय को डिटेल से हम लोग बहुत पढ़ चुके हैं, ये केवल एमसीक्यू था। तो नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं फिर।